चलो केमिस्ट्री का क्लास शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो एनर्जी का जो ऑर्डर होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एनर्जी क्या होती है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एनर्जी क्या होती है, किस तरह से काम करते हैं, उनके बारे में पढ़ा। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीएमओ वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होते हैं जो बॉन्डिंग को सपोर्ट करते हैं। तो इस वजह से इनका जो एनर्जी लेवल है वो थोड़ा कम होता है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के कंपैरेटिवली। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है। और जो ओवरलैपिंग है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ओवरलैपिंग दो तरह से होती है, एक तो हेड ऑन ओवरलैपिंग और एक साइडवेज ओवरलैपिंग। तो हेड ऑन ओवरलैपिंग जब होती है तब ये तो ओवरलैपिंग किसको, कौन सा इसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, इसको हम बोलेंगे सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हमने इसको सिग्मा बॉन्ड नहीं बोला क्योंकि बॉन्ड जैसी विचारधारा यहाँ पे खत्म की जा रही है और मॉलिक्यूल्स को एक नए फॉर्म के एटम्स की तरह डिफाइन किया जा रहा है। तो एक हेड ऑन ओवरलैपिंग से जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने उनको हमने सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला। और जो साइडवेज ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बने उनको हमने क्या बोला, पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला। अब देखो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं, एक तो बॉन्डिंग और एक होता है एंटी बॉन्डिंग, बीएमओ और एक एबीएमओ। तो बीएमओ को तो केवल सिंपल सिग्मा से बोल दिया, एबीएमओ को सिग्मा स्टार से बोल देते हैं। बीएमओ को जैसे पाई से बोल दिया, पाई साइडवेज ओवरलैपिंग, तो पाई से तो एंटी बॉन्डिंग का एबीएमओ को पाई स्टार से बोल देंगे। तो फिर हमने लिया कि जेड एक्सिस अगर मान लो बॉन्डिंग एक्सिस है तो पीजेड पीजेड की ओवरलैपिंग से तो हमें सिग्मा और सिग्मा स्टार दो तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मिलेंगे, बीएमओ और एबीएमओ टाइप के। और पाई फिर क्या मिलेगा हमें, पी वाई और पी एक्स जो है, क्योंकि वो साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे तो उससे हमें क्या मिलेगा, पाई बॉन्ड मिलेगा। और पाई में भी दो बॉन्ड हो जाएंगे, एक पाई सिंपल और एक पाई स्टार। एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर बीएम हो जाएगा और एक एबीएम हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हमने एनर्जी लेवल डायग्राम भी पढ़े कि पहले दो सिंपल बॉक्स लिए, उनका एनर्जी सेम था, फिर एक नीचे आ गया आपका बीएमओ, ऊपर आ गया एबीएमओ। तो यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लेते हैं कि इनके एनर्जीज का जो ऑर्डर है वो क्या होता है। एनर्जी का ऑर्डर मतलब कि कैसे जो सिग्मा बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी का ऑर्डर है हमने पढ़ा था कि 1s सबसे कम, फिर 1s के बाद में 2s आता है, 1s फिर 2s फिर 2p आता है, फिर 3s आता है, 3p आता है, 3d आता है ना, 3d से पहले 4s आता है, तो 4s फिर 3d। इस तरह से ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर था। वैसे ही जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए भी क्या होगा, एनर्जी का ऑर्डर होगा। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ एनर्जीज फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो थी उनका एनर्जी का ऑर्डर होने के बाद में हमारा नेक्स्ट काम क्या था, उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते थे हम, हुंड्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, aufbau प्रिंसिपल था, पाउलीज एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल था, n+n रूल था। तो उनका यूज करके हमने उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरना सीखा, 1s2 2s2 2p6 इस तरह से, है ना। अब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का जब एनर्जी का हमें ऑर्डर पता चल जाएगा कि एनर्जी का जो वेरिएशन है इस तरह से होता है, इस तरह से सबसे लोवेस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी का ऑर्डर पता चल जाएगा, तो हम उससे क्या करेंगे, हम उनका भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भर देंगे और उससे जो बॉन्ड बन रहा है वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो अब आज अपन लेने वाले हैं नेक्स्ट एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन फिल क्यों हुए। देखो एबीएमओ में इलेक्ट्रॉन फिल क्यों हुए, क्योंकि एबीएमओ ऐसा नहीं है कि एबीएमओ जो है वो बॉन्डिंग को सपोर्ट नहीं कर रहा तो उसमें बॉन्ड इलेक्ट्रॉन नहीं आने चाहिए। एबीएमओ भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बीएमओ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, तो एबीएमओ भी क्या है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही है। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल में तो इलेक्ट्रॉन भरा ही जाता है। बस अंतर ये है कि बीएमओ सपोर्ट करता है, एबीएमओ सपोर्ट नहीं करता बॉन्डिंग को, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, एक एटम के दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड का जब मिक्सिंग होगा या फिर इंटरफेरेंस होगा, ओवरलैपिंग होगा, तो उस केस में ऐसी दो जगह बनेगी जहां पे इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इलेक्ट्रॉन दो जगह पे रहेंगे, एक इलेक्ट्रॉन तो वहां पे रहेंगे जो उस
ओवरलैपिंग को सपोर्ट करते हैं, उस बॉन्ड फॉर्मेशन को सपोर्ट करते हैं, और एक जहां पे इलेक्ट्रॉन सपोर्ट नहीं करते बॉन्ड फॉर्मेशन को। लेकिन इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट करना ना सपोर्ट करना इस बात से थोड़ा ना डिसाइड हो जाएगा कि भाई उनको रहना या नहीं रहना है। सपोर्ट करने वाले भी रहेंगे, ना सपोर्ट करने वाले भी रहेंगे। तो बीएमओ में भी हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे और एबीएमओ भी इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो इलेक्ट्रॉन भरने के लिए हम बीएमओ और एबीएमओ दोनों को काम में लेते हैं। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एनर्जी ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ एनर्जीज, ऑर्डर ऑफ एनर्जीज फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए एनर्जी का ऑर्डर देखिए क्या होगा। जैसे सबसे पहले मैं बात करूं अगर O2 और F2 मॉलिक्यूल, देखो दो कैटेगरीज है इसमें। एक तो हो गया O2 एंड F2 मॉलिक्यूल्स, F2 मॉलिक्यूल्स। और यहाँ पे जो एनर्जी का ऑर्डर दे रहे हैं वो केवल और केवल एक्सपेरिमेंटली है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है। तो मैं सीधा जो ऑर्डर लिखूंगा वो ऑर्डर हमें ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि ये जो ऑर्डर मैं बता रहा हूँ ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया था। दो कैटेगरीज है, एक तो O2 F2 मॉलिक्यूल्स के लिए, और एक होता है H2 हीलियम 2 मॉलिक्यूल हो गया, लिथियम 2 मॉलिक्यूल हो गया, कार्बन 2 मॉलिक्यूल हो गया, N2 मॉलिक्यूल हो गया। बनता नहीं है, लेकिन नहीं बनता ये चीज एमओटी एक्सप्लेन करती है, बना के पढ़ेंगे इसको। क्यों बनेगा सर? क्यों बनेगा? क्योंकि देखो यहाँ पे ऑक्टेट रूल की बात हो नहीं रही है। एमओटी जो बनी हुई है ना वो ऑक्टेट रूल वगैरह सब छोड़ छुड़ा के बनी हुई है एमओटी, समझ रहे हो। तो हीलियम 2 तो वो बोलता था, आपका ऑक्टेट रूल बोलता था कि हीलियम 2 नहीं बनना चाहिए। अब एमओटी कहती है नहीं बनना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं बनना चाहिए। मैं ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करूंगा, बिना ऑक्टेट रूल की सहायता से भी एक्सप्लेन करेगी एमओटी कि हीलियम 2 क्यों नहीं बनना चाहिए, ये अपन आगे देखेंगे। एक तो होता है O2 F2 मॉलिक्यूल के लिए, तो सबसे पहला जो सबसे लोवेस्ट जो एनर्जी होती है वो होती है सिग्मा 1s की, ठीक है। इसके बाद में एनर्जी आती है सिग्मा स्टार 1s की, सिग्मा स्टार 1s की। पहले तो सिग्मा 1s भरेगा, फिर सिग्मा स्टार 1s भरेगा, इसके बाद में आती है सिग्मा 2s की, ठीक है। और इसके बाद में आती है सिग्मा स्टार 2s की, ठीक है। सिग्मा 2s की आएगी, फिर सिग्मा स्टार 2s की आएगा। उसके बाद में जो एनर्जी का ऑर्डर आएगा किसका आना चाहिए? 2s के बाद कौन आता है? 3s। 2s के बाद 3s थोड़ा आता है, 3p 2p आता है ना, 2p 2p आता है ना। तो देखो 2p में भी आता है सर। 2p में कौन कौन आता है? एक तो px आता है, py आता है, pz आता है। अब यहाँ पे हम z क्या ले रहे हैं? मान लो मॉलिक्यूलर एक्सिस ले रहे हैं। z अगर हम मॉलिक्यूलर एक्सिस ले रहे हैं तो उसके बाद में z अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस ले रहे हैं तो पहले z एक्सिस वाला बॉन्ड फुलफिल किया जाएगा। तो यहाँ पे आता है सिग्मा 2pz, ये आएगा पहले सिग्मा 2pz। क्यों आया सिग्मा 2pz? क्योंकि पहले z एक्सिस वाली ओवरलैपिंग हो रही है, उसके बाद में साइडवेज ओवरलैपिंग किसकी हो रही है? पाई बॉन्ड की। तो पाई वाले थोड़ा सा एनर्जी उनकी ज्यादा हो जाता है और z का एनर्जी थोड़ा सा कम रहता है यहाँ पे इस केस में। तो यहाँ पे सिग्मा 2pz हो जाएगा, और उसके बाद में किसका नंबर आएगा? पाई 2px का। और पाई 2px और पाई 2py जो होते हैं उनकी एनर्जी दोनों की बराबर रहती है, पाई 2px की और पाई 2py की। ये देखो एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया है। जेड की पहले ऑलवेज नहीं, यहाँ पे एक एक्सेप्शन आएगा। अभी हम जब मैंने केवल ये बताया O2 और F2 मॉलिक्यूल्स के लिए, लेकिन जब मैं O2 से कम अगर मैं N2 की बात करूँ, C2 की बात करूँ, है ना, इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, लिथियम 2 की मॉलिक्यूल्स की बात करें तो उनके लिए ये रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए ये ऑर्डर नहीं होगा। आई बात समझ में? अब इसके बाद में जो आता है वो आता है पाई स्टार 2px, जो कि इक्वल होगा पाई स्टार 2py के। और इसके बाद में आता है सिग्मा 2pz का जो एंटी बॉन्डिंग होगा वो कौन होगा? सिग्मा स्टार 2pz हो जाएगा। तो ये तो ऑर्डर किसका है? O2 एंड F2 का। अब जो ऑर्डर लेते हैं वो ऑर्डर आएगा आपका Li2 फॉर H2 हो गया, लिथियम 2 हो गया, N2 हो गया, ठीक है।
एटसेट्रा। ऐसे मॉलिक्यूल्स के लिए जो नाइट्रोजन से कम वाले मॉलिक्यूल है, उन मॉलिक्यूल के लिए जो ऑर्डर होता है उसमें बस ये डिफरेंस आता है, ये यहाँ आ जाता है और ये यहाँ आ जाता है, यहाँ पे एक डिफरेंस आता है। तो मैं इसको रेड कलर से ले लेता हूँ। सिग्मा 1s तो वैसा की वैसा रहा। फिर एनर्जी का ऑर्डर आता है सिग्मा स्टार 1s, फिर आता है सिग्मा 2s, फिर आता है सिग्मा स्टार 2s, फिर आता है सिग्मा 2pz, फिर आता है, ओ सॉरी यहाँ पे देखो गड़बड़ होती है, सिग्मा 2pz ना आके पहले आता है पाई 2px, जो कि इक्वल होता है पाई 2p वाई के। इसके बाद में नंबर आता है सिग्मा 2pz का, और उसके बाद में नंबर आता है पाई स्टार 2px का, जो कि इक्वल रहती है पाई स्टार 2py के, और फिर नंबर आता है सिग्मा स्टार 2pz का। ठीक है, तो ये ऑर्डर रहता है, बस यहाँ पे डिफरेंस रहता है। यहाँ पे सिग्मा 2pz पहले आता है, पाई 2px पाई 2py बाद में। यहाँ पे पाई 2px पाई 2py पहले और सिग्मा 2pz बाद में आता है। ये कौन से मॉलिक्यूल के लिए है? नाइट्रोजन से कम के लिए। ये है हायर देन नाइट्रोजन, ये तो है हायर देन नाइट्रोजन वाले मॉलिक्यूल्स के लिए। ठीक है, और ये क्या है? लोअर देन नाइट्रोजन, लोअर देन नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन इंक्लूडेड है। तो नाइट्रोजन से कम वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर ये होता है, और जो नाइट्रोजन से ऊपर वाले हो गए जैसे ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, नियॉन हो गया, तो उनके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी का ऑर्डर ये होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इस ऑर्डर में ही हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना होता है, भरना होता है। तो कैसे भरेंगे इसे हम समझेंगे, और इनका देखो एनर्जी डायग्राम भी बना सकते हैं। सिग्मा 1s, सिग्मा 1 स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2pz, सिग्मा, ये सारा एनर्जी डायग्राम भी बना सकते हैं। तो हम अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेंगे और उनकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हुए सीखेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन भरा जाता है। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स लेंगे। सबसे पहले मॉलिक्यूल्स अपन लेने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। अच्छा, इसमें इससे पहले कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी है, बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड लेंथ है, नेचर ऑफ बॉन्ड है, और मैग्नेटिक नेचर, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उससे हम काफ़ी चीज़ें ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक तो बाय यूजिंग this order of energy for MOs, electronic configuration is filled। पहला पॉइंट तो ये हो गया कि ये जो एनर्जी का ऑर्डर है, जो ऊर्जा का क्रम है, इसका उपयोग करते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे, जिसमें पाउली का एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल लगेगा, हुंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी भी लगेगा, ठीक है, आप बाउ प्रिंसिपल भी लगेगा। तो वो सारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भरने में यूज किए थे, वो मेटालिक जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनमें भी लागू होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। अगर उसकी बात करें कि बॉन्ड स्टेबिलिटी के बारे में क्या आप सीखोगे, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। देखो, स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड में क्या इसमें माना जाएगा कि जो Na है, Na ये तो होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और जो Nb है, सॉरी ये Na और Nb उल्टा हो जाएगा, ये तो हो जाएगा Nb और ये हो जाएगा Na। जो Nb है ये तो हो जाएगा क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और Na हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, कोई मॉलिक्यूल स्टेबल है या नहीं है, इस बात का हम पता कैसे लगाएंगे कि अगर
बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। इफ Nb इज ग्रेटर देन Na, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरेंगे तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, तो बॉन्डिंग में भी, एंटी बॉन्डिंग में भी, बॉन्डिंग में फिर एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग बॉन्डिंग बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग में भी इलेक्ट्रॉन होंगे और एंटी बॉन्डिंग में भी होंगे। अगर बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, स्टेबल होगा। इफ Nb इज ग्रेटर देन Na, देन मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल बनेगा वो स्थायी होगा। और अगर Nb बराबर Na है तो उस केस में मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, देन मॉलिक्यूल will not be stable, will not be stable, स्टेबल नहीं होगा, या फिर और doesn't not exist, और doesn't exist। ठीक है, वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, यानी कि उसका अस्तित्व ही नहीं होगा, वो बनेगा ही नहीं। और इवन Nb बराबर लेस देन Na हो जाए, यानी कि बॉन्डिंग में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एंटी बॉन्डिंग से कम है, तो मॉलिक्यूल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा इस केस में। तो मॉलिक्यूल विल नेवर एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल विल नेवर एग्जिस्ट। तो इस केस में तो जो मॉलिक्यूल है वो कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर हमें पता लगाना हो कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड फॉर्म हुआ है, तो उसके लिए हम क्या डिफाइन करते हैं, बॉन्ड ऑर्डर। देखो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर को शॉर्ट में अपन बोलेंगे बीओ से। और बॉन्ड ऑर्डर निकाला जाएगा जो बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है उसमें से एंटी बॉन्डिंग के जो इलेक्ट्रॉन उनको घटा देंगे और उसमें किसका डिवाइड कर देंगे, दो का डिवाइड कर देंगे। तो इससे अगर वैल्यूज मान लो आती है 1, तो वो किसको इंडिकेट करेगा, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच के सिंगल बॉन्ड को, है ना। उसमें क्या बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड बन गया भाई साहब, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या बना है, सिंगल बॉन्ड। अगर ये वैल्यू 2 आती है तो इसमें बोलेंगे डबल बॉन्ड बना है, डबल बॉन्ड बन गया। और ये वैल्यू अगर 3 आती है तो क्या बोलेंगे, ट्रिपल बॉन्ड बन गया। आई बात समझ में। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, Nb माइनस Na/2 से निकाला जाएगा। बॉन्डिंग में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें से एंटी बॉन्डिंग के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को घटा दो और उसमें 2 का डिवाइड कर दो, इससे क्या आ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बंद क्रम आ जाएगा। इसको हिंदी में बोलते हैं बंद क्रम। तो बॉन्ड ऑर्डर इससे आएगा। तो सर आपने जैसे Nb इक्वल टू Na में लिखा है द मॉलिक्यूल विल नॉट बी स्टेबल और नॉट एग्जिस्ट, तो फिर सर इसमें सर बॉन्ड ऑर्डर में तो सर फिर जीरो आएगा। जीरो तो आएगा। जीरो बॉन्ड ऑर्डर देख लेना, हीलियम 2 मॉलिक्यूल जो होगा ना उसका बॉन्ड ऑर्डर जीरो आएगा। तो उसमें अपन कमेंट ये लिखेंगे कि हीलियम मॉलिक्यूल डजंट एग्जिस्ट, है ना। तो फिर हीलियम सर का ये विल नॉट स्टेबल वाला केस कौन सा होगा, विल नेवर एग्जिस्ट, विल नॉट स्टेबल हो सकता है कि स्टेबल नहीं बन रहा हो तो भी, तो बॉन्ड ही नहीं बनेगा सर। हाँ बॉन्ड नहीं बनेगा, लेकिन कोई ना कोई वीक अट्रैक्शन फोर्स हो सकता है जिसकी वजह से दोनों आपस में पास में बैठे हैं, है ना। जैसे जिनॉन रेडॉन ये होता है ना, जिनॉन के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, तो जिनॉन के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं तो क्यों बन रहे हैं, वहाँ पे तो बॉन्ड ऑर्डर वहाँ पे भी जीरो आएगा, पर वो अनस्टेबल होते हैं, बनते हैं पर अनस्टेबल होते हैं, है ना। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा बोल सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा जब बॉन्ड ऑर्डर उसका जीरो हो जाएगा, तो जहाँ पे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होंगे तो। ठीक है, तो ये एक पॉइंट ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात अगर करें, बॉन्ड स्ट्रेंथ, कि दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है या कम है, तो ये प्रोपोर्शनल होगी बॉन्ड ऑर्डर के। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, सिंगल बॉन्ड है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम, डबल बॉन्ड है तो ज़्यादा स्ट्रेंथ है बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड है तो और ज़्यादा है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर के। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं, बॉन्ड लेंथ यानी कि बंध की लंबाई, तो ये बॉन्ड ऑर्डर के प्रोपोर्शनल होगी या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, बॉन्ड ऑर्डर के
हाँ सर डायरेक्ट इनवर्सली होनी चाहिए। हाँ, इन्वर्सली होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा तो बॉन्ड लेंथ कम, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा कम लेंथ का होता है, सिंगल बॉन्ड ज्यादा बड़ी लेंथ का होता है। तो ये क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि अणुओं की चुंबकीय प्रकृति, अणुओं की चुंबकीय प्रकृति। देखो ये क्या होता है, अगर मान लो आपके पास इलेक्ट्रॉन, जो भी इलेक्ट्रॉन आपने भरा है, अगर इलेक्ट्रॉन वहां पे सिंगल पेयर, सिंगल एग्जिस्ट करते हैं, मतलब अनपेयर्ड अगर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे, तो जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो डायामैग्नेटिक होगा, सॉरी पैरामैग्नेटिक होगा। लेकिन अगर आपके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सारे, तो उस केस में ये डायामैग्नेटिक होगा। ये डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं उसको समझते हैं, कि अगर ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, यानी कि एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, यानी कि उन्होंने पेयर फॉर्म कर रखे हैं, यानी कि युग्म बना रखे हैं, तो उस केस में जो मैग्नेटिक नेचर होगी उसको अपन बोलते हैं डायामैग्नेटिक, डाया मैग्नेटिक। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रतिचुंबकीय, प्रति चुंबकीय। ठीक है, लेकिन अगर ऑल इलेक्ट्रॉन, उसमें से एनी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, मान लो एनी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन ऐसे सिंगल इलेक्ट्रॉन जैसे एग्जिस्ट करता है ना, तो उस केस में नेचर जो होगी वो होगी पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, यानी कि अनुचुंबकीय हो जाएगी, अनुचुंबकीय प्रकृति होगी। क्या होता है ये डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, इसको ध्यान से समझना। जैसे जो लोहा होता है ना, लोहा, लोहे को चुंबक के पास में लाए तो वो अट्रैक्ट होता है ना। तो कोई मटेरियल अगर मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, चुंबक से अट्रैक्ट होता है, तो उसकी नेचर को हम क्या बोलेंगे, अब इसकी नेचर को बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। और अगर वो अट्रैक्ट नहीं होता है तो उसको हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक। तो डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक क्या होता है कि इफ any object, if any material is attracted by magnetic field, then it is said to be, क्या बोलेंगे इसको, अनपेयर्ड में ये क्या बोलेंगे, पैरामैग्नेटिक, इज सेड टू बी पैरामैग्नेटिक। यदि कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित होता है, जैसे लोहा हो गया, आयरन हो गया, हालांकि आयरन तो फेरोमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जैसे आयरन हो गया, है ना। आयरन एक बहुत सॉलिड एग्जाम्पल है, आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है ना। तो ये सब्सटेंसेस क्या होते हैं, ये पदार्थ क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। आयरन के लिए तो इवन एक वर्ड हम फेरोमैग्नेटिक भी यूज करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। लेकिन आयरन की बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होने वाली जो एबिलिटी है, ऐसी ही एबिलिटी कुछ ऐसे सब्सटेंसेस में, जो नॉर्मल सब्सटेंसेस होते हैं अपने आसपास, उसमें थोड़ी थोड़ी पाई जाती है, थोड़े थोड़े अट्रैक्टिव होते ही हैं। लेकिन आयरन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होता है, तो पैरामैग्नेटिक तो है ही जी, साथ साथ में वो फेरोमैग्नेटिक, यानी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पावर होती है उसमें तो। और लेकिन जो सब्सटेंस अट्रैक्ट नहीं होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाएंगे डायामैग्नेटिक प्रतिचुंबकीय। ठीक है, तो दूसरा हो जाएगा डेफिनेशन, इफ एनी material is not attracted by magnetic field, then it is
said to be diamagnetic। ठीक है, यदि कोई पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा आकर्षित नहीं होता है तो उसे क्या बोलेंगे कि वो कैसा है, डायमैग्नेटिक है, यानी कि अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय है, यानी चुंबक के प्रति आकर्षित नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये दो बातें हमें ध्यान में रखनी है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में। अब देखो ये जो पॉइंट्स लिखे हैं इनका यूज करते हैं बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। सबसे जो पहला मॉलिक्यूल है अपन लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं मॉलिक्यूल्स, एक्सप्लेनिंग मॉलिक्यूल्स, एक्सप्लेनिंग मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो सबसे जो पहला मॉलिक्यूल हम लेने वाले हैं वो है H2 मॉलिक्यूल। ठीक है, H2 मॉलिक्यूल के अंदर एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लाता है, तो H2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, ये 2 इलेक्ट्रॉन हुए ना। इस H2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 2 हुए ना। एक हाइड्रोजन एक लाता है तो 2 कितने लाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन ले आएंगे। अब देखो H2 मॉलिक्यूल के लिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी का ऑर्डर है वो कौन सा है, हम काम में लेने वाले, ये काम में लेने वाले हैं अपन, है ना। इसको देखो भरते हैं, इसको मैं भरूं तो सबसे पहले किसका नंबर आएगा, सिग्मा 1s का नंबर आएगा, सिग्मा 1s आएगा। सिग्मा 1s के अंदर कितने आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ना। तो सिग्मा 1s के अंदर ही क्या आ गए, 2 आ गए। उसके बाद में सिग्मा स्टार का नंबर आता है, सिग्मा स्टार 1s आता है, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 0, क्योंकि 2 के 2 इलेक्ट्रॉन सारे यहीं पे भर दिए ना। तो ये क्या हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। हुआ या नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। ठीक है, पहले सिग्मा 1s को 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, सिग्मा 1s1 नहीं करके क्या किया, सिग्मा 1s2, फिर 2 भरने के बाद में इसमें आते हैं, तो 2 किस में गए हैं, सिग्मा 1s में ही चले गए। तो ये जो है क्या है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। तो ये यहाँ में जो इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं वो कितने हैं, Nb कितने हो गए, 2 हो गए, और Na कितने हैं इस केस में, 0 नहीं है क्या। अगर मैं बात करूं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कितने, 2 है, सिग्मा स्टार में एक भी नहीं है, तो कितने हो गए, 0। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है Nb माइनस Na/2। तो 2 में 2 का डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 आ गया। इसका मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। इसका मतलब क्या हो गया, बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, between hydrogen and hydrogen there is single bond। आई बात समझ में, ठीक है। अब देखो दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पे ही हैं तो दोनों पेयर्ड है, क्योंकि सिग्मा 1s एक ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए तो दोनों पेयर्ड है। दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो इसकी नेचर कैसी हो गई, दोनों पेयर्ड होते हैं, सारे पेयर्ड होते हैं तो कैसा होता है, डायमैग्नेटिक ना। तो इसलिए H2 मॉलिक्यूल कैसी नेचर होगी, डायमैग्नेटिक नेचर। तो H2 मॉलिक्यूल हैव डायमैग्नेटिक नेचर। ठीक है, इसकी कैसी प्रकृति हो गई, प्रतिचुंबकीय प्रकृति होती है, बिकॉज देयर इज नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। बिकॉज क्यों है ऐसी, बिकॉज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद नहीं है। ये 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, दोनों क्या हो गए, पेयर्ड हो गए। तो ये H2 मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हो गया। H2 के बाद में देखो किसका नंबर आता है, हाइड्रोजन हीलियम। तो मैं मान लो हीलियम 2 एग्जिस्ट करता होगा, हमने सपोज क्या कर लिया कि मान लीजिए हीलियम 2 एग्जिस्ट करता है, ऐसा सपोज कर लिया। ठीक है, हालांकि एग्जिस्ट नहीं करता, पर ये MOT अपन को एग्जैक्टली बता देगी हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखो हीलियम 2 जो है, एक हीलियम 2 इलेक्ट्रॉन लाता है, तो इसके पास हीलियम 2 मॉलिक्यूल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। हीलियम 2 कैसे बना हुआ है, 2 हीलियम के एटम से मिलकर बना हुआ है। एक हीलियम एटम जो है 2 इलेक्ट्रॉन लाता है, तो 2 हीलियम एटम कितने लाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन लाएंगे। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन को भरना है, तो 2 तो चले जाएंगे सिग्मा 1s2 में, सिग्मा 1s2 आ गया, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। अब किसका नंबर आता है, सिग्मा स्टार का आता है ना।
सिग्मा स्टार 1s का आता है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। तो देखो Nb जो है यानी कि बॉन्डिंग में मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और एंटी बॉन्डिंग में भी कितने हैं, 2 है या नहीं है ना। तो एंटी बॉन्डिंग में भी कितने हैं, 2 हैं। तो Na और Nb, अब मैं Na की बात करूँ तो इसमें भी कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालें, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, Nb माइनस Na बाई 2, तो ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब हीलियम 2 मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हो गया, हीलियम 2 मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, स्टेबल ही नहीं है, होता ही नहीं है, ठीक है। और दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर्ड ही हैं, तो होता तो भी क्या होती है इसकी नेचर, डायमैग्नेटिक ही होती, लेकिन है ही नहीं, तो अपन क्या बोले इसमें, तो होता तो डायमैग्नेटिक होता, पैरामैग्नेटिक नहीं होता, क्योंकि दोनों होते तो अनपेड इलेक्ट्रॉन ही होते। तो हीलियम 2 एग्जिस्ट ही नहीं करता। हीलियम के बाद में किसका नंबर आता है, लिथियम का आता है। लिथियम के मॉलिक्यूल बना के देखें, लिथियम 2। अपन बात करते हैं तीसरा, मान लो एग्जाम्पल लिया, थर्ड मॉलिक्यूल लेते हैं लिथियम 2, ठीक है। लिथियम, लिथियम 2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 3 6 इलेक्ट्रॉन। भरना शुरू करते हैं, सिग्मा 1s2, फिर सिग्मा स्टार 1s2, फिर किसका नंबर आता है, सिग्मा 2s का नहीं आता क्या, सिग्मा 2s का आएगा। सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, आप देखो किसका नंबर आता है, ऑर्डर सिग्मा 1s, फिर सिग्मा 1 स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। तो अपना कहाँ तक मामला खत्म हो गया, सिग्मा स्टार 2s2 तक 6 इलेक्ट्रॉन पूरे भर गए। तो देखो टोटल जो इलेक्ट्रॉन है बॉन्डिंग के अंदर, Nb, Nb वाले इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और 2 4 हैं। और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 हैं, है या नहीं है। तो इससे हमारा बॉन्ड ऑर्डर आएगा, बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 में 2 का डिवाइड किया कितना आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब लिथियम जो 2 मॉलिक्यूल होता है उसमें क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा ना। इसका मतलब होगा इसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अच्छा, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में क्या बोलोगे, 2 2 2, इसमें भी पेयर्ड है, इसमें भी पेयर्ड है, इसमें भी पेयर्ड है। तो पेयर्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, कैसी होगी, हाँ, डाया मैग्नेटिक नेचर हो जाएगी, डाया मैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का एग्जांपल दो। अभी देते हैं, ठीक है। अब मैं सीधा आगे बढ़ता हूँ, लिथियम के बाद में लिथियम बेरिलियम आता है, बोरोन आता है, मैं सीधा कार्बन के ऊपर जाता हूँ, C2 मॉलिक्यूल। कार्बन का लें, देखो कार्बन का बढ़ते हैं, तीसरा एग्जाम्पल लिया मान लो कार्बन का, चौथा एग्जाम्पल लिया कार्बन का, C2 मॉलिक्यूल। तो C2 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, एक में 6, 2 में 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो पहले तो किसको भरा, सिग्मा 1s2 को भरा, फिर सिग्मा स्टार 1s2 को भरा, फिर सिग्मा सिग्मा 2s को भरा 2s2, फिर भरा किसको, सिग्मा स्टार 2s को भरा 2। कितने आ गए, 4 4 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर किसका नंबर आएगा, देखें, यहां तक भर दिया। तो अब कितना किसके आने वाला है, पाई 2px और पाई 2py का। अब देखो पाई 2px और पाई 2py में 2 2 4 4 8 हो गए। अब पाई 2px और पाई 2py, देखो इसमें कैसे भरेंगे, पहले एक इसमें भरेंगे, फिर दूसरा इसमें भरेंगे, फिर इसकी पेयरिंग होगी, फिर इसकी पेयरिंग होगी। लेकिन फिर भी हमने पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, तो पहले एक इसमें भरा, फिर एक इसमें भरा, फिर एक और इसमें भरा, फिर एक और इसमें भरा, यानी कि इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 2 12, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए नहीं हो गए, ठीक है। तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखो बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए नहीं हो गए। और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 और 2 4 ही है। तो एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ही है। यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 8 में से 4 गया, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसलिए C2 मॉलिक्यूल में क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड होगा C2 मॉलिक्यूल के बीच में।
और नेचर कैसी होगी, सारे पेयर्ड हैं, यहाँ पे भी पेयरिंग हो रही ना, तो सारे पेयर्ड है तो कैसा नेचर है, डायामैग्नेटिक है। सर किसी में तो ऑड नंबर के होंगे ही सर इलेक्ट्रॉन, O2 में आएगा, अभी समझेंगे अपन। O2 मॉलिक्यूल है ना, 8 होंगे तो फिर सर 16 हो जाएंगे। नहीं फिर भी उसमें देखो अभी आएगा, ये है MOT की यही खासियत थी कि O2 का जो नेचर है पैरामैग्नेटिक होता है, एक्सपेरिमेंटली भी होता है, और MOT जो है इसको एक्सप्लेन भी करती है। और देखो यहाँ पे हम ले सकते हैं C2 के बाद में N2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं। N2 मॉलिक्यूल ले, 5वां लिया मान लो N2। N2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन भरे, तो यही सेम पैटर्न चलेगा। और यहाँ तक आने के बाद में सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 फिर सिग्मा 2s2 फिर सिग्मा स्टार 2s2 फिर पाई 2p(x)2 फिर पाई 2p(y)2। 12 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन और बढ़ने। अब किसका नंबर आता है, अब आता है आप उसमें ऑर्डर में देखोगे तो ये आ जाएगा सिग्मा 2p(z) का, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन और आ गए। आगे अब देखो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए, बॉन्डिंग में आ गए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 2 10 इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 2 4 इलेक्ट्रॉन ही हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गया, डिवाइडेड बाय 2 किया तो कितना आ जाएगा, 3। यानी कि जो N2 मॉलिक्यूल है इसमें क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। और यहाँ पे भी देखो पेयरिंग हो रही है, तो इसका भी नेचर क्या है, डाया मैग्नेटिक है। ठीक है, अभी वैसे क्लास का टाइम हो गया है, तो जो पैरामैग्नेटिक का एग्जांपल है O2 और F2 मॉलिक्यूल, उनका अपन नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे। तो N2 मॉलिक्यूल तक रखते हैं, आगे जो O2 और N2 मॉलिक्यूल, O2 है, F2 मॉलिक्यूल है, तो उनका अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, यहाँ से आगे मिलते हैं कल की क्लास में। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही।